वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज न्यू लेक्चर है हमारा जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के मुतालिक आज पढ़ेंगे कि भैया सर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता था सर, न्यूक्लियोफाइल आता था और आपके अल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ जाता था, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे। अब एलिमिनेशन में ऐसा होता है सर, अल्काइल हैलाइड भी होता है, आपके सेम रिएजेंट भी होते हैं, मगर उसके साथ अगर हीट आ गया तो वो सर एलिमिनेशन कर देगा एसएन की वजह। तो इसी को ही कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं, E1 होता है, E2 होता है, E1C भी होता है। अब एलिमिनेशन क्या है, इसको अगर हल करने की कोशिश करें तो देखो, अगर अल्कोहल KOH के साथ अगर आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो OH माइनस निकलता है, और वो OH माइनस एज अ बेस के इंक्लूड होता है कि जो ये आता है भैया अल्फ बीटा कार्बन पर जो बीटा हाइड्रोजन है उसको लेके 4 हो जाता है, तो वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको निकलना पड़ता है यहाँ से, और आपके पास एज अ प्रोडक्ट बन जाता है अल्कीन। तो ऐसा भी कहा जा सकता है द प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन थ्रू द अल्कोहल KOH एंड रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल टर्म्स में ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये हमारा होता है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म के लिहाज से आपका ऐसा E1 भी होता है, E2 होता है, E1C भी होता है। आज शुरू कर रहे हैं भैया E2 रिएक्शन क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाए ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, मतलब एक बॉन्ड बने एक बॉन्ड टूट जाए और कार्बन की वैलेंसी को भी कोई खतरा ना हो, तो उसको कहा जाता है बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। चलते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन पे। देखो, अगर आपके पास कोई 3 डिग्री कंपाउंड है, जैसे कि ये हो गया, मान लो ये आपका 3 डिग्री है, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ लगा है क्लोरीन। आप रिएक्शन कर रहे हैं भैया अल्कोहलिक KOH के साथ, जहाँ से आता है OH माइनस। अगर जनरली आप ले रहे हैं तो आपका 2% चांस और 50% चांस होता है कि सर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और 50% वहाँ पे चांस होता है कि सर ये मतलब आपका एज अ बेंस कैलकुलेट होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों के पॉसिबिलिटीज होते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा होगा कि सर जब OH माइनस के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं तो तो ये रिएक्शन तब होती जब बीटा हाइड्रोजन होता, सॉरी, तो मैंने लिखने में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट की है कि जो अगर सीरीज से लिखता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाती। ठीक है, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो आपके पास कार्बन और ये हाइड्रोजन तीनों ही ऐसे ही लिख लेते हैं। अब कार्बन के पास ना एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन की अगर तादाद देखी जाए तो 9 से ज़्यादा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब होगा तो अल्कीन के पॉसिबिलिटीज 9 है कि सर 9 टाइप के बन सकते हैं क्या भैया, बन 3 सकते हैं, 9 हाइड्रोजन है मतलब 9 टाइम्स हो सकता है रिएक्शन। ओके, तो कुछ ऐसा होगा कि सर अगर ये वाला हाइड्रोजन एक निकाल देता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और आपके और जो हाइड्रोजन हैं वो तो सेम ही आएंगे। तो आपके पास अल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन करने से ये प्रोडक्ट बना। अब मैकेनिज्म क्या है भैया, कैसे हो रहा है, देखो एटो टाइम कुछ ऐसा होता है। एटो टाइम अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ऐसा होता है कि सर जैसे जैसे क्लोरीन कार्बन कार्बन के साथ मान लो निकल रहा है, क्या है यहाँ लिख लेते हैं क्लोरीन को, हाइड्रोजन यहाँ, और तो सारे कंप्लीट कर देते हैं। मान लो यहाँ से जैसे जैसे क्लोरीन निकलेगा, सॉरी, जैसे OH माइनस आएगा, बेस आएगा, तो यहाँ से H प्लस निकाल के फटाक से निकल जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो इसको स्टेबल करने के लिए इसको यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना होगा, और जब पाई बॉन्ड बनाना होगा तो कार्बन कहेगा भैया 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो एक की सेक्रिफिकेशन कर दो, तो वहां से क्लोरीन निकल जाता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है लास्ट में वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस स्टेट को जहां पे सर बॉन्ड बन रहा है, एक टूट रहा है, तो इसको ही कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये फ्यू टाइम ऑफ स्पेशीज होता है, मतलब चंद सेकंड में स्पेशीज कंप्लीट हो जाता है और प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है। कुछ पॉइंट्स भी हैं कि भैया बीटा हाइड्रोजन डिस्टर्ब होने की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, भैया सही कह रहा है कि सर रिएक्शन तभी होता ना जब बीटा हाइड्रोजन होता और वो निकलता तो क्लोरीन आ जाता। ठीक है, उसके बाद है बाय स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब नहीं होगा। सही कह रहा है ना भैया, कार्बन और हाइड्रोजन की जो पोलरिटी है वो सबसे ज्यादा कम है। अगर कम है तो उसको क्या पड़ी है कि सर वो वहां से निकल के जाए और किसी और के साथ जुड़ जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी अंदाजा नहीं है कि सर वहां जाए
कि वो स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मतलब बात कीजिए कि सर जब तक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा वहां से हाइड्रोजन नहीं हिलेगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं हिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगी एलिमिनेशन की। उसके बाद कह रहा है वन स्टेप रिएक्शन है भैया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है सर। बायोमॉलिक्यूलर है बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे ही डिपेंड करता है। और रेट का पता कहाँ चलता है भैया, आरडीएस में, जहाँ फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्शन, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, तो ऐसा ही होता है। उसके अलावा कहता है कि सर 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में आपका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। और उसका रीजन ये है कि भैया कोई भी कंपाउंड चाहेगा कि सर वो लेस स्टेरिक बने ज्यादा स्टेरिक की बजाय। अगर स्टेरिक हिंडनेस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है तो एलिमिनेशन करके 2 डिग्री बनना चाहेगा, देन लास्ट में 1 डिग्री बनना चाहेगा। तो मतलब बात कीजिए कि सर अगर किसी कोई 1 डिग्री है तो 3 डिग्री के कंपेरिजन में रिएक्शन कम देगा, 1 डिग्री कम और 3 डिग्री ज्यादा देगा। तो मतलब बात कीजिए कि सर लेस मोर स्टेरिक टू लेस स्टेरिक हमेशा कंपाउंड मूव करते हैं एलिमिनेशन के लिए। उसके अलावा ये है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज प्रोमोट द E2 रिएक्शन। अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है तो भैया एलिमिनेशन रिएक्शन कहेगा भाई सही तो कर रहा है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? मान लो आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आएगा हाइड्रोजन से पूछेगा भैया आप चलोगे, वो कह रहेगा नहीं, नहीं चलेंगे। अगर हाइड्रोजन से भैया पूछ रहे हो, आप उसको घसीट नहीं सकते, तो उसको क्या पड़ी वहां से निकले। और जब हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो क्लोरीन कहाँ से निकलेगा और एलिमिनेशन कहाँ से होगा? तो मतलब बात कीजिए कि सर कोई पूछने वाला नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए जो प्रोमोट कर दे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को, बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद कहता है E2 इज अ वन स्टेप रिएक्शन सो नो इंटरमीडिएट अकर्स। फर्स्ट स्टेप में कुछ छोड़ो, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, भैया इनकी तो बात ही नहीं है, रिएक्शन ही फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। कहता है कि सर पहले स्टेप में ना इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट मतलब ना कार्बोकेटाइन बनता है, ना कार्बोनाइन बनता है, ना फ्री रेडिकल बनता है। तो इनमें से अगर कोई चीज बन नहीं रही तो आपका ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन हो जाएगा, दैट्स अ पॉइंट। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे। एक तो वो होंगे जो स्टेरिक हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से हाइड्रोजन और हेलाइड की एलिमिनेशन होगा, और दूसरी पॉइंट ये है कि सर डी हेलोजनेशन होगा। किसका सर? दो हेलोजेंस का। मतलब आपके पास अल्काइल हेलाइड वो भी हो सकते हैं जहां से दो हेलाइड निकले, और वहां भी हो सकता है जहां पे एक हाइड्रोजन एक हेलाइड होगा। मतलब डी हाइड्रो हेलोजनेशन भी हो सकता है एलिमिनेशन में, डी हेलोजनेशन, दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। तो डी हाइड्रो हेलोजनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। अगर NH3 ले रहे हैं हीट के साथ तो ये बन जाता है NH2 बन जाता है, और उसके पे नेगेटिव चार्ज NH2 बन जाता है। हीट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एज अ बेस काम करेगा। भैया एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे हैं आप? बार बार एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज आप कह रहे हैं कि सर बेस, ये दोनों टर्म्स हैं क्या? हमें नहीं समझ में आ रही। हाँ भैया सही कह रहे हो, आपको कहाँ से समझ में आएंगे? देखो अगर कोई एक्स है, मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर है, अगर वो डोनेट कर रहा है किसी H+ को तो उसको कहा जाता है बेस। अगर एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो उसको डोनेट कर रहा है किसी भी हीट्रो एलिमेंट को, जैसे कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ऐसे कंपाउंड हो गए, अगर इनको डोनेट कर रहा है तो मतलब वो एज अ कंक्लूड होता है न्यूक्लियोफाइल। क्यों? कि जो सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होती है जब डिफरेंट एलिमेंट हों। आप हाइड्रोजन को बेस थोड़ी मानेंगे, ऐसा है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए OH- आ रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, H+ निकल रहा है यहाँ से, नेगेटिव चार्ज तो वही कार्बन पे खड़ा है, तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब आपका जो हाइड्रोजन था वो सेट कर रहा था लोन पेयर, तो मतलब वो एज अ बेस काम कर रहा था, वो जो आया था OH- लेके, दैट्स अ पॉइंट। उसके अलावा ये है क्वेश्चन है हमारे पास, ये है NH2 है, अगर ये आएगा बीटा जहाँ ब्रोमीन है उसके एंटी पोजिशन पे अगर हाइड्रोजन होगा, मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ होगा और दो हाइड्रोजन निकलना आते थे, अगर यहाँ से NH2 लेके भाग जाता है और NH3 बना देता है, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है, ब्रोमीन को यहाँ से निकलना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि सर जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ के कार्बन पे आएगा तो इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो Br- भी निकल जाता है। किसी H के साथ जुड़ जाएगा तो HBr बन जाएगा, मतलब आप एसिड की एलिमिनेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर ये कंपाउंड है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहाँ से हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। पॉसिबिलिटीज दोनों है कि दोनों साइड से हाइड्रोजन निकल सकते हैं, मतलब बेस आपके दोनों साइड पे काम करेगा। तो आपका कुछ ऐसा होगा कि सर यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है, मान लो कि
यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो अल्कीन यहाँ बनेगा। अगर यहाँ से निकल रहा है ब्रोमीन तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ऊपर के केस में ऐसा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए सर, डी हेलोजनेशन होता है और डिहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा उसकी बीटा पोजीशन से कार्बन निकलना चाहिए, वो भी एंटी पोजीशन, एंटी एलिमिनेशन। मतलब अगर यहाँ ब्रोमीन है, इसके एंटी में जो भी हाइड्रोजन होगा कार्बन पे वो निकलेगा। अगर ये ब्रोमीन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ होगा और ये एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। यहाँ भी अंदर की तरफ होगा एक हाइड्रोजन अंदर बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये दोनों सेम है तो मतलब आप कह सकते हैं सर, जब आप NH2 के साथ NH3 के साथ हीट ले रहे हैं तो NH2 बना रहा है। आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैंने ये अच्छा, आप ऐसा करें, आप कोई और ही ले लें। आप ऐसा करें कि OH ले रहे हैं और हीट के साथ, तो ये OH माइनस बनेगा, ठीक है। OH माइनस बनेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, आप सेम लें कोई और लें, आपकी मर्जी। मगर कुछ ऐसा होगा कि सर यहाँ से अगर ब्रोमीन निकल रहा है अंदर की तरफ से तो बाहर की तरफ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सर एक पाई बॉन्ड यहाँ बने, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सर एक पाई बॉन्ड यहाँ बने, और आपके दूसरे जो हाइड्रोजन है वो आप सेम रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर जो अल्कीन स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा, जहाँ पे अल्कीन स्टेबल नहीं होगा वो आपका एज अ प्रोडक्ट माइनर के इंक्लूड होता है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट वाले केस में सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिहाज से ऊपर की तरफ हाइड्रोजन नहीं है तो स्टेबिलिटी कम होगी। सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो ये मिथाइल है तो आपके पास 2 हाइड्रोजन जे, एक जे है और 3 जे हैं, तो मतलब आपको 5 से 6 हाइड्रोजन तो मेजर जे होगा और भैया माइनर प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो मतलब बात की ये कि सर जब भी रिएक्शन होगा तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी में बनेगा और वो दूसरे वाला कम बनेगा। तो हमने डिहाइड्रोहेलोजनेशन के कुछ कंपाउंड कंप्लीट कर ली है। एलिमिनेशन के लिहाज से वो E2 एलिमिनेशन ही देते हैं। मतलब आपके ऐसा होगा कि सर एक बॉन्ड बनेगा कि टूटेगा, नो इंटरमीडिएट कोई भी चीज़ नहीं होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास और भी रिएक्शन है भैया, हाथ से ही मिटा लेते हैं। देखो, अगर ये एग्जाम्पल किसके थे, ये थे DHX, ऐसा कह सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड निकलता है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ए पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है वो होता है डी, मतलब आपका निकलेगा मगर क्या भैया X2। मगर ये भी एंटी एलिमिनेशन होता है कि सर एक हेलोजन जहां से निकल रहा है उसके एंटी पोजीशन से दूसरा हेलोजन निकलेगा दूसरे कार्बन से, तो इसी को ही कहा जाता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर कहता हूं कि मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड ऐसा है कि ब्रोमीन लगा है एक यहाँ, एक ब्रोमीन लगा है एक यहाँ। आप रिएक्शन जब भी करेंगे भैया, अगर आप NaI से कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ कर रहे हैं, या आप एसीटोन ले रहे हैं, या उसके अलावा अगर आपका दिल ये भी ना माने और आप कोई दूसरा ले लेते हैं जैसे जिंक डस्ट ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि सर ये E2 एलिमिनेशन देंगे। E2 एलिमिनेशन देंगे कि भैया एक अगर Br डिस्टर्ब हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और पहला Br पॉजिटिव में दूसरा Br नेगेटिव में निकलेगा। तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा बन जाएगा और ये मेजर होगा, दूसरा प्रोडक्ट बन नहीं सकता। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर बी में कह दूं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, जहां पे अगर Br लगा है इस साइड पे और दूसरी पोजीशन पे अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन लगा है और Br कुछ इस तरह लगा है, तो यहाँ से अगर अंदर की तरफ से निकलेगा तो यहाँ से बाहर की तरफ, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह सा बन जाएगा भैया। मतलब ये आपके पास बन गया अल्किन, साइक्लो अल्किन कंपाउंड। इसके अलावा भी और आपके पास बहुत से एग्जांपल्स हैं E2 एलिमिनेशन के। बस E2 एलिमिनेशन के लिए पॉइंट क्या है भैया, पॉइंट ये है कि सर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट दे देगा। क्यों, जो वो हमेशा हाई स्टेरिक हिंड्रेंस टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जाना चाहता है। अब सवाल ये है कि सर E1 कब होगा, और सॉरी E2 कब होगा, SN2 कब होगा। अगर आप जब भी हीट ले रहे हैं या कुछ इस टाइप से कंपाउंड ले रहे हैं, जिंक एसीटोन वगैरह, तो वहां पे आपका आराम से हो जाता है क्या भैया, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप सिर्फ रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे कि आपने लिया aqueous KOH, NaCN, AgCN,
NaNO2, AgNO2, aqueous KSH, Ag2O, आप ऐसे कंपाउंड ले रहे हैं तो वहां पे SN2 पॉसिबल है। मगर इनकी बात की जाए तो भैया हीट के अलावा नहीं ले सकते आप, जहां भी हीट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आपका फास्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओ सॉरी मैं न्यूक्लियोफाइल बार बार क्यों कह रहा हूँ भैया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, यहाँ पे बेस होता है, क्यों, जो यहाँ से डायरेक्टली बेस के साथ ही कंक्लूड किया जाता है, और यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ बेस नहीं, आपके डिफरेंट से कंपाउंड लिए जाते हैं, NaCN, AgCN, एसीटोन और जिंक डस्ट वगैरह, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, मगर जो एलिमिनेशन रिएक्शन E2 के कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे लेक्चर में कवर कर लिए, और अगर कोई NCERT JEE नीट का सवाल भी आता है तो इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा भैया, इनसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा भैया। तो आपको डोंट वरी, परेशान नहीं होना, और विथ कॉन्फिडेंट हमेशा लेक्चर को समझना है, और आपको अपने नोट्स बनाने होंगे अपने सिलेबस को देख के। सो आई होप यू कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सो मीट इन अदर लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।